नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति ने 76वें बैच के IRS प्रशिक्षु अधिकारियों को किया संबोधित। कहा, विकास के पथ पर अग्रसर है भारत। किसी को भी लोकतांत्रिक संस्थाओं और संसद की छवि को धूमिल करने का नहीं है अधिकार। IPU के 146वें सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, भारत में मजबूत लोकतंत्र के चलते सभी को अपने विचार रखने की है आजादी। G20 को लेकर समकक्ष प्रतिनिधियों से सहयोग की जताई उम्मीद। उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी के मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, लोगों को दक्षतापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जरूरी। इस मामले में भारत ने दुनिया के लिए कायम की है मिसाल। लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय रेल कार्मिक सेवा और भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को किया संबोधित। कहा, प्रभावी प्रशासन और जन केंद्रित नीतियां समाज के विकास का आधार। राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाने का किया आह्वान। उच्च सदन में संसद सदस्यों ने ऑस्कर पुरस्कार विजेताओं को दी शुभकामनाएं। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ऑस्कर में सफलता भारत के वैश्विक उत्थान और मान्यता का एक और प्रमाण। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और केरल के सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अलावा राज्यसभा उपसभापति हरिवंश मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, वी मुरलीधरन, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई और सांसद भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी को भी हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं और संसद की छवि को धूमिल करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद करते हुए ये बातें कही। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का उदय अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि देश विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आज निवेश और विकास के लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा कि दशक के अंत तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से चुनौतियों का सामना करने का भी आह्वान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 76वें बैच के IRS प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि तेज गति से तरक्की कर रहे भारत के विकास की राह में तमाम तरह की चुनौतियों से निपटना होता है, चाहे वो चुनौतियां बाहरी हों या फिर अंदर की। लेकिन किसी को भी देश की विशाल लोकतांत्रिक प्रणाली, संस्थाओं और संसद को किसी भी तरह से कलंकित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। We have democracy at village level. We have democracy at municipal level. We have democracy at state level. We have democracy at central level. I am therefore sometimes concerned, worried. How can we play politics of that level where our sublime spinal values are sacrificed? When it comes to constitutionalism, when it comes to working of institutions, I cannot observe silence. No individual in this country can claim to have a stature to run down this country. We cannot allow it. And I am sure you shall never allow it. उपराष्ट्रपति ने कहा कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका भारत के गतिशील समाज का हिस्सा है, जिसमें कई मुद्दे चलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि शीर्ष पर बैठे लोगों को उन मुद्दों के समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, न कि शिकायतकर्ता की भूमिका में रहना चाहिए। We cannot allow as committed nationalist Indians to anyone to taint, tarnish, damage our functional democracy, our institutions, our parliament. Where on earth you find a judiciary that acts with lightning speed? Can we ever question independence of our judiciary?
There will always be issues between legislature, executive and judiciary because we are in a dynamic society. Issues will keep on coming. The issues are required to be determined. Those who are at the apex of these institutions, I am at one, as Chairman Rajya Sabha, we can't be complainants. We have to be collaborators. We can't be in reaction mode. We can't be in adversarial mode. We have to be in resolution mode. We have to find solutions. उपराष्ट्रपति ने IRS प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि ये मुलाकात स्वाधीनता के अमृतकाल में हो रही है और उम्मीद है कि सभी अधिकारी 2047 के योद्धा के रूप में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा और भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने प्रशिक्षु अधिकारियों से ज्ञान, कौशल, नई सोच और नवीन चिंतन से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी युवा अधिकारियों का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाने का होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि वे जनमानस की आकांक्षाओं से परिचित रहें और अपने कार्यकलाप में उनके हितों को समाहित करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में भारतीय रेल कार्मिक सेवा और भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी युवा अधिकारियों का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाने का होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि वे जनमानस की आकांक्षाओं से परिचित रहें और अपने कार्यकलाप में उनके हितों को शामिल करें। आपको देश की अलग अलग सेवाओं में कार्य करने का, देश सेवा करने का और आपके प्रयासों से देश के लोगों के जीवन में परिवर्तन करना और उनकी चुनौतियों का समाधान करना और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हम किस तरीके से सरकार की नीतियों, पॉलिसीज के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, उसमें आपकी सकारात्मक भूमिका रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोक केंद्रित शासन व्यवस्था सिविल सेवकों का महत्वपूर्ण दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रभावी प्रशासन और जन केंद्रित नीतियां समाज के विकास का आधार हैं, जो युवा अधिकारियों की निष्ठा और सामर्थ्य से ही संभव है। हमारे सहयोग से, हमारे प्रयासों से विभाग में परिवर्तन लाना और आम जनता के जीवन में परिवर्तन लाना, इन दोनों सकारात्मक दिशा में काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन और जनता के शासन में शासन की उपयोगिता और सरकार की उपयोगिता जब होती है, जब हम उनके जीवन में सकारात्मक नए परिवर्तन ला सकें। बढ़ते अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को दक्षतापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के मामले में भारत दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शासन सुनिश्चित करने में टेक्नोलॉजी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है और ये वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की दिशा में गेम चेंजर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर हमें दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना है तो हमें वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को अपनाना होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में जो सुविधाएं कुछ दशक पहले तक पाई जाती थी, वे अब उच्च गुणवत्ता के साथ मौजूद हैं। प्रौद्योगिकी को अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली का कारण बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने दुनिया में एक उदाहरण पेश किया है, जहां लोगों को कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। Technology is a game changer. Technology is a turning point.
And if it is not available, then we have to go to various places. Let me give you a small illustration. In 1989, I became member of parliament. I was a union minister. 2 years before that, my father was taken ill. He suffered heart attack. I had a tough time, first in trying to secure angiogram. It was available selectively only in 2 cities. And I had to take him for treatment outside the country in the UK. Now, all this is available in this country at division level. उपराष्ट्रपति ने कोविड महामारी के दौरान भारत के सफल नेतृत्व और भारत की वैक्सीन मैत्री की पहल का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत की वसुधैव कुटुंबकम की सदियों पुरानी लोकाचार की भावना है जो दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है। उन्होंने सभी हितधारकों और वैश्विक नेताओं से स्वास्थ्य और खुशहाली की वैश्विक व्यवस्था को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए उसी भरोसे और विश्वास के साथ एक साथ आने का आग्रह किया। When I have gone abroad on 2 visits, how satisfying for me it was to note that when India was facing COVID, India could innovatively have vaccines. India could vaccinate 220 crore people and put it on digital mapping. It was also giving assistance to other countries. Vaccine Maitri. And that is something reflective of our age-old ethos. Pehla Sukh, Nirogi Kaya. The first concept of happiness is we must be healthy. बता दें कि ISHTA 2023 का आयोजन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक विकास केंद्र के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, नीति आयोग के सदस्य, उपराष्ट्रपति के सचिव, विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारतीय प्रतिनिधि समेत 23 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। Anthony Albanese paid a state visit to India from March 8 to 11 and held the first annual India-Australia summit with Prime Minister Modi. What these top-level interactions, these engagements do is they give the leaders the opportunity to review progress in the roadmap that they've enunciated, that they've carved out, and it certainly holds all the officials to account that we agreed in the last summit meeting on A, B, C and D. India-Australia being trusted partners, I think what we've seen after this visit is that we have 2 leaders who share many things in common, both a vision for the region and the world, a commitment to practical outcomes, not just talk. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कई जनप्रतिनिधियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। इस दौरान विधायी कामकाज समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उपराष्ट्रपति निवास पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। लद्दाख के उपराज्यपाल रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने उपराष्ट्रपति निवास पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने उपराष्ट्रपति निवास पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उपराष्ट्रपति निवास पर मुलाकात की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल के सदस्यों से उपराष्ट्रपति निवास पर मुलाकात की।
क्यूबा के विदेश व्यापार और निवेश मंत्री ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बढ़ते आगे, फ्रांस के नेशनल असेंबली और सीनेट के पीठासीन अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन परिसर में लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन में मुलाकात की। विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष जीन लुइस बोरलांगेस के नेतृत्व में एक बहुदलीय फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। सौहार्दपूर्ण चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनल असेंबली और फ्रांस की सीनेट के पीठासीन अधिकारियों को P20 सम्मेलन के लिए निमंत्रण दिया, जिसकी मेजबानी भारत की संसद करेगी। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। ये मुलाकात संसद भवन परिसर में हुई। मुलाकात के दौरान नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान विधायी कामकाज समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की तरक्की की शुभकामनाएं दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयुर्वेद महाकुंभ को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान में लाइफस्टाइल डिसीज की बात होती है तो इसमें आयुर्वेद और परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां बहुत प्रभावी हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए बयान पर कहा कि लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा को कम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी भी है और कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। इससे बड़ा असत्य कुछ और नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति ने ऐसा माहौल बनाने का आह्वान किया जहां राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा जैसे लोकतंत्र के मंदिरों के सदस्यों का व्यवहार अनुकरणीय हो। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने मेरठ यात्रा के दौरान ही अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेरठ में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन और प्रादेशिक आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयुर्वेद महाकुंभ को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोकतंत्र के मंदिरों का इस तरह अनादर होते नहीं देख सकते। लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा को कम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उपराष्ट्रपति ने ऐसा माहौल बनाने का आह्वान किया जहां राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा जैसे लोकतंत्र के मंदिरों के सदस्यों का व्यवहार अनुकरणीय होना चाहिए। हमारे जो टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी है, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, वहां पर संसद सदस्यों का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। वो स्थान डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन के हैं। वहां डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पर यह कब रुकेगा? जब आप उनको बॉक्स में रखोगे जो डिस्टर्बेंस करते हैं, जो डिस्ट्रप्शन करते हैं। यू विल हैव टू एंगेज इनटू अ मास मूवमेंट, तब जाकर पता लगेगा। मेरठ यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का भी अनावरण किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमृतकाल में शहीद धन सिंह गुर्जर समेत उन सभी महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को सिर्फ याद नहीं करना है, बल्कि उनका अनुकरण भी करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश की बेहतर होती कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की जो नींव पड़ रही है, उसका असर देश और विदेश में पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है और हम किसी को भी देश की आन बान और शान पर प्रहार करने की अनुमति नहीं दे सकते। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि 2047 में भारत विश्व गुरु और वैश्विक महाशक्ति होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान है। उत्तर प्रदेश का योगदान देश की विकास में जबरदस्त हो रहा है, आगे होगा, और भारत का भविष्य 2047 तक, हम में से कुछ लोग उस समय नहीं होंगे, पर ऑल यंगस्टर्स विल बी देयर,
यू आर वॉरियर्स ऑफ 2047 और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, उस समय भारत विश्व गुरु होगा, उस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होगा और यह दुनिया के लिए सबसे बड़े फायदे की चीज है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें एक ही ज्ञान देती है, वसुधैव कुटुंबकम, पीस, हार्मनी एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन में अंतर संसदीय संघ के 146वें सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू के अध्यक्ष दुआर्ते पचेको से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों और बहुपक्षवाद को लेकर भारत और आईपीयू का वैश्विक दृष्टिकोण समान है। उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता आशा, सद्भाव, शांति और स्थिरता के विचारों पर आधारित है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संसद इस साल 9वें P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी और इसे सफल बनाने के लिए आईपीयू के सहयोग की अपेक्षा है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बहरीन में स्थित 200 साल पुराने श्रीनाथ जी श्री कृष्ण मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में वैश्विक शांति, समृद्धि और प्रार्थना भी की। बहरीन पहुंचने पर वहां की संसद शूरा के डिप्टी स्पीकर जमाल फाखरू, वहां के सांसदों तथा भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने बिरला का स्वागत किया। अपनी यात्रा के पहले दिन स्पीकर बिरला ने बहरीन की राजधानी मनामा में स्थित 200 वर्ष पुराने श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन किए। ये मंदिर खाड़ी देशों में सबसे पुराना मंदिर है। इसके बाद बिरला ने वहां प्रवासी भारतीयों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय जहां भी जाते हैं लघु भारत बसा लेते हैं। यही हमारी वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का आधार भी है। शाम को स्पीकर बिरला का प्रवासी भारतीयों की ओर से अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्पीकर बिरला ने कहा कि भारत और बहरीन के बीच संबंध सिर्फ दो देशों का नहीं है, ये मानवीय संवेदनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित संबंध है, जिनको अपनी मेहनत, निष्ठा, कर्मशीलता और समर्पण से प्रवासी भारतीयों ने प्रगाढ़ बनाया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत बहरीन संबंधों को नए आयाम मिले हैं। दोनों देशों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी, फिनटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। कार्यक्रम के बाद स्पीकर बिरला वहां के प्रवासी भारतीयों से बेहद आत्मीयता से मिले। उन्होंने सभी से उनके कार्यों की जानकारी लेते हुए सबका आह्वान किया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी बहरीन यात्रा के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, बांग्लादेश और बहरीन की संसदों के अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष मिल्टन डिक के साथ भेंट के दौरान बिरला ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों ने हाल के दिनों में नए आयाम छुए हैं। बिरला ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र विविध दलों, दृष्टिकोणों और विचारधाराओं से समृद्ध और मजबूत होता है। सम्मेलन के दौरान बहरीन के काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष अहमद बिन सलमान अल मुसलमान के साथ भी बिरला की बैठक हुई। इस अवसर पर बिरला ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देशों ने कोविड-19 महामारी से निपटने में एक दूसरे का पूर्णतः सहयोग किया है, जो हमारे गहरे और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बांग्लादेश की संसद के अध्यक्ष डॉक्टर शिरीन शर्मीन चौधरी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। बिरला ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच सदैव सद्भाव और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत की जनता, सरकार और जनप्रतिनिधियों ने सदैव बांग्लादेश का समर्थन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉरिशस की नेशनल असेंबली के स्पीकर सुरुजदेव फोकिर के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री बिरला ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक काल से संबंध रहे हैं, जो समय के साथ और घनिष्ठ होते जा रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हर्ष व्यक्त किया। माननीय प्रतिनिधिगण, भारत में सहभागी लोकतंत्र है और हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। बदलते परिप्रेक्ष्य में हमारा यह दृढ़ विश्वास है
कि सभी वैश्विक विषयों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के द्वारा किया जाना चाहिए। हमारी संसद ने भी सामूहिकता के साथ विश्व के समक्ष जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, सतत विकास लक्ष्य, कोविड महामारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक सार्थक चर्चा की है। सभापति महोदय, एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी वैश्विक व्यवस्था का निर्माण उसी दिशा में संभव है जब वैश्विक संस्थाएं समानता और न्याय पर आधारित हो। राज्यसभा में फिल्म RRR और द एलिफेंट विस्परर्स की टीमों को ऑस्कर पुरस्कार जीतने की बधाई दी गई। उच्च सदन के सदस्यों ने भी ऑस्कर पुरस्कार जीतने पर पूरी टीम को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय सिनेमा के लिए वैश्विक उत्थान का प्रमाण है। साथ ही कलाकारों की विशाल प्रतिभा, अपार रचनात्मकता और प्रतिबद्ध समर्पण की वैश्विक प्रशंसा को दर्शाती है। ऑस्कर अवार्ड में दोहरी जीत की खुशी सदन में भी गूंजी। नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्परर्स के निर्माताओं को संसद सदस्यों ने बधाई दी। सदन की कार्यवाही के दौरान संसद सदस्यों ने देश को मिले सम्मान की प्रशंसा की। उच्च सदन की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में प्रतिष्ठित 95 अकादमी पुरस्कारों में ऐतिहासिक सफलता मिलने पर RRR से नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्परर्स की टीमों को बधाई दी। Honorable members, the wins for the Elephant Whisperers and RRR, Triple R, mark a new recognition of full spectrum of cinema that India produces. This will further internationalization of India's film industry will be effected. On my own behalf and on behalf of this august House, I congratulate the entire team of artists, everyone associated with this positive venture, the Elephant Whisperers and the movie Triple R, for well-earned recognition. लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 13 मार्च 2023 को ऊर्जा संबंधी समिति की बैठक हुई। 13 मार्च को ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति की बैठक भी 13 मार्च को हुई। जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2022 पर संयुक्त समिति की बैठक 13 मार्च 2023 को ही संपन्न हुई। खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति की बैठक भी 13 मार्च को हुई। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति की बैठक भी 13 मार्च 2023 को ही संपन्न हुई। 14 मार्च 2023 को विदेश मामलों संबंधी समिति की बैठक हुई। 14 मार्च को ही आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति की बैठक हुई। 14 मार्च को ही सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई। जल संसाधन संबंधी समिति की बैठक भी 14 मार्च 2023 को ही संपन्न हुई। 15 मार्च 2023 को प्राक्कलन समिति की बैठक हुई। वित्त संबंधी समिति की बैठक भी 15 मार्च 2023 को ही संपन्न हुई। 16 मार्च 2023 को रक्षा संबंधी समिति की बैठक हुई। 16 मार्च को ही प्राक्कलन समिति की बैठक हुई। विदेश मामलों संबंधी समिति की बैठक भी 16 मार्च को हुई। लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की बैठक भी 16 मार्च 2023 को ही संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।